नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। हमने हमारा अध्याय संख्या 4 शुरू कर लिया था, जिसका कि नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। यानी कि इस चैप्टर में अब तक हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए, जहां हमने ये देखा कि वैश्वीकरण होता क्या है, शाब्दिक अर्थ से लेकर के इसकी जो हमारी इकोनॉमिकल लैंग्वेज में जो इसकी डेफिनेशन थी उसको हमने अच्छे से समझा। वैश्वीकरण को जोड़ते हुए हमने संयुक्त व्यापार के अनेक सारे तरीकों को देखा। हमने साथ साथ ये देखा कि कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी व्यापारिक अवस्था को, या हम सरल शब्दों में कहें अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती हैं, कैसे वो अपना ब्रांडिंग करती हैं, कैसे वो स्थानीय कंपनियों के साथ में संयुक्त उत्पादन करती हैं, कैसे वो अपना लाभ कमाने के लिए जो नीतियां हैं, नियम हैं, उनको लचीला बनाने का रुझान बनाती हैं। इन सब बातों का अध्ययन हमने हमारे 4 भागों में कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे हमारा पार्ट 5, जिसमें हम ये देखेंगे कि उदारीकरण है क्या चीज़। बच्चों देखो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, स्थानीय व्यापार हो, आयात हो, निर्यात हो, यानी अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी क्रियाकलाप हो, उसके लिए एक शब्द है उदार होना बहुत जरूरी होता है। यानी जो सरकारी नीतियां हैं, टैक्सेस हैं, या हम ये कहें कि जो व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए जो रूल और रेगुलेशंस किए गए हैं, वो उदार होने बहुत जरूरी हैं। तो ये उदारीकरण है क्या, इसका कैसे विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश पर प्रभाव पड़ता है, कैसे हम व्यापारिक अवरोधकों को समझेंगे, इन सब का अध्ययन हम हमारे भाग संख्या 5 में करने वाले हैं। बच्चों, इसी भाग में हम ये देखेंगे कि जो विश्व व्यापार को बढ़ाने के लिए जो संगठन विकसित देशों के द्वारा जिसकी पहल की गई थी, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नाम से जानते हैं, उसका पूरा प्रारूप, उसका पूरा ढांचे के बारे में हम इस चैप्टर के इस भाग में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा, जिसमें हम ये देखेंगे विदेश व्यापार तथा विदेशी निवेश का उदारीकरण क्यों किया गया, क्या स्टार्टिंग से ऐसी अवस्थाएं थी, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, और उदारीकरण का जो मूल कारक है, या हम ये कहें कि इसको लागू करने का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, इन सब का अध्ययन हम इस भाग में करेंगे। तो बच्चों, एक बार हम वापस से लौटते हैं हमारे चीनी खिलौने वाले एग्जाम्पल पे। याद होगा ना आपको, जब हमने ये देखा था कि भारतीय बाजारों में ज़्यादातर खिलौनों की शॉप में हमें दिखाई देते हैं चीनी खिलौने। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो एक तो उनकी डिज़ाइन है वो नई है, नवीन डिज़ाइन के कारण, और साथ ही साथ वो सस्ते पड़ रहे हैं हमारे यहाँ पर निर्मित होने वाले खिलौनों की तुलना में। अब बच्चों, कल्पना कीजिए क्या हो अगर भारतीय जो सरकार है वो इस आयात पर, यानी कि हम बाहर से जो चीनी खिलौने मंगा रहे हैं उनके आयात पर कर लगा दे, टैक्स लगा दिया, भारी मात्रा में टैक्स लग गया, तो इसका परिणाम क्या होगा? हम कल्पना कर सकते हैं कि अब जो भारतीय खिलौने हैं उनकी तुलना में चीनी खिलौने टैक्स के कारण कैसे हो गए हैं भाई, महंगे हो गए। तो अब उन्हें कोई खरीदेगा नहीं, क्या कोई उन्हें आयात करेगा? व्यापारी भी अपने लाभ के लिए उन्हें आयात कर रहे थे, तो वो क्या करेंगे, अब आयात नहीं करेंगे, उनकी बिक्री भी कम होगी, और भारतीय बाजारों में जो स्थानीय व्यापारी हैं या स्थानीय जो उत्पादक हैं वो क्या हो जाएंगे, समृद्ध होते जाएंगे। तो हम ये समझ पा रहे हैं यहाँ पर जो कर शब्द हमने देखा, यानी खिलौनों पर जो टैक्स लगाया गया कर है, ये कहलाता है व्यापार अवरोधक। भाई ये व्यापार अवरोधक कैसे कहलाया? भाई देखा आपने, पहले आयात हो रहा था, फिर जैसे ही कर शब्द आया, कर लगा खिलौनों पे, तो उनका व्यापार आयात क्या हो गया, रुक गया, कम हो गया। तो इसने करने क्या किया, यहाँ पे अवरोधक का काम किया। तो ये जो व्यापार अवरोधक हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात को प्रभावित करते हैं। बच्चों चलो ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम चलते हैं स्वतंत्रता के बाद में, यानी 1950 और 1960 के दशक की हम बात करें तो उस समय देखिए क्या था। उस समय सबसे बड़ा जो नियम लगाया गया, या हम कहें जो नवीन सरकारें बनी, उनके द्वारा एक स्थापित मंत्र बनाया गया कि हम अवरोधक रखेंगे, यानी आयात पर हम क्या रखेंगे, प्रतिबंध रखेंगे। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि 1960 का दशक आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, उस समय उद्योगों का उदय हो रहा था भारत में। तो उद्योगों का उदय हो रहा है तो जाहिर सी बात है स्थानीय व्यापारियों, स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देना था। मेड इन इंडिया, इस प्रोडक्ट को हम कहें मेड इन इंडिया को लोगो बनाना था, मेड इन इंडिया को मूव कराना था। तो इस वजह से तत्कालीन सरकारों ने क्या किया कि आयात पर अवरोधक लगा दिया, यानी आयात पर प्रतिबंधित कर दिया। हाँ, कुछ स्थितियां थी, जैसे हम कहें मशीनरी, उर्वरक या पेट्रोलियम उत्पाद ऐसे थे जिनका आयात की अनुमति थी, इन चीजों की अनुमति थी। ठीक है, अब क्या होने लग गया, धीरे धीरे यहां तक की स्थिति हमने देखा कि कैसे व्यापार अवरोधक लगाए जाते हैं, इनका क्या परिणाम होता है, ये क्यों लगाए जाते हैं। स्थानीय व्यापार, स्थानीय उत्पादकों को लाभ देने के लिए यह कार्य किया गया। ठीक है, क्या इससे लाभ हुआ?
क्या इससे हम अन्य दुनिया से दूर हो गए? इन सब का जवाब मिला हमें 1991 आते आते। तो चलिए देखते हैं 1991 में क्या हुआ। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ में प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। क्यों किए गए? सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया। भाई 1950 से लेकर के 1960 तक आपने प्रोडक्शन किया है, अपने जो इंडस्ट्रीज हैं उनको स्टेबल किया है, आपने व्यापार अवरोधक लगाया है, यानी जो स्थानीय उत्पादक हैं उन्हें मूव किया है। ठीक है, इतना टाइम आपने उन्हें दे दिया। तो 1991 में कुछ संशोधन किए गए जिसके तहत भारतीय उत्पादकों को विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया गया। भाई अब समय आ गया है, हमें क्या करना है? इन लोगों से कंपटीशन लेना है। ठीक है, यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार होगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया था। यानी कि बच्चों हम ये समझ पा रहे हैं कि एक चीज जो कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी देखी थी, जब भी दो सेम प्रोडक्ट है जिसे दो अलग अलग देशों की या दो अलग अलग राष्ट्रों की या दो अलग अलग कंपनियां भी बनाती हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनकी गुणवत्ता में सुधार आता है, उनका निर्धारित जो मूल्य होता है उसमें सुधार आता है, और एक उपभोक्ता के समक्ष जो कहें वैरायटीज हो जाती हैं कि भाई मैं इस ब्रांड को यूज करूं या फिर मैं इस ब्रांड को यूज करूं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जब ऐसी प्रतिस्पर्धा उत्पादकों के मध्य होती है तो उनके प्रदर्शन में सुधार होता है। ठीक है, और उन्हें अपना जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली थिंग है, वस्तु है, उसे प्रोडक्ट को बनाने का मौका मिलता है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में आप कब खड़े रह सकते हैं? जब आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी होगी, तभी तो रह सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए भारतीय सरकार ने क्या किया? 1991 की बात हम कर रहे हैं, तो उन्होंने व्यापार अवरोधकों को समाप्त किया और विश्व की जो बाजार थे, यानी हम कहें विदेशी व्यापार थे, उसे बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इस निर्णय का समर्थन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, चाहे वो WTO ये सब हो, इन्होंने इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अब परिणाम। अतः विदेश व्यापार, इस शब्द से अच्छे से परिचित हैं, ये क्वेश्चंस भी था हमारा टिप्पणी में, एवं विदेशी निवेश पर से अवरोधकों को काफी हद तक हटा दिया। जो अवरोध लगाए गए थे उनको काफी हद तक यहां से हटा दिया गया। इसका अर्थ क्या है? यहां टिप्पणी मिल सकती है कि हम ये कहें विदेशी व्यापार पर अवरोधकों को हटाने से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार पर अवरोधक से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है और विदेशी कंपनियां यहां अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती हैं। भाई विदेशी व्यापार होता क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे करती हैं कार्य? भाई वो या तो कार्यालय बनाती हैं या अपने प्रोडक्शन हाउसेज बनाती हैं, वेयर हाउसेज बनाती हैं, कॉल सेंटर्स अरेंज करती हैं, और फिर हम कहते हैं कि हजारों मील दूर बैठी हुई कंपनी अपने जो अलग अलग कारखाने हैं उन्हें संचालित कर रही है, अपने प्रोडक्ट को दुनिया के हर कोने में स्टेबल कर रही है। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि अवरोधकों को हटाने से मतलब, या अवरोधों को हटाने से मतलब है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है। विदेशी कंपनियां अपने जो कार्यालय हैं, कारखाने हैं, उन्हें अब इंडिया में खोल सकती है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। अब हम उदार हो गए भाई, अब हमने स्टेबिलिटी ऐसे कर ली है कि जो विदेशी हैं, निवेश हो चाहे व्यापार हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो, वो हमारी इंडिया में आ सकती हैं, कारखाने स्टेबल कर सकती हैं, अपने प्रोडक्शन हाउसेज बना सकती हैं, और यहाँ भी वो अपने ब्रांड्स को स्टेबल कर सकती हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है बच्चों, इस प्रकार अवरोधों या हम कहें प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को हम हमारी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण के नाम से जानते हैं। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। पहले जैसा कि हमने देखा था 1950 और 1960 के दशक की अगर हम बात करें बच्चों, उस समय के डेटास की, तो जैसा मैंने बताया कि कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनकी अनुमति सरकार ने आयात के लिए दे रखी थी। पेट्रोलियम उत्पादों, ठीक है,
मशीनरी हो आपकी, या फिर उर्वरक, खेती से संबंधित जो वस्तुएं हैं वो हों, तो इन सब की आयात की अनुमति थी। इसके अलावा किसी प्रकार के आयात की कोई अनुमति नहीं थी। तो अभी हम ये देख रहे हैं जैसे ही उदारीकरण शब्द यहाँ ऐड होता है तो अब जो व्यवसायी हैं उनको मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति हो गई। भाई आपको इस्पात मंगाना है मंगाइए, आपको कुछ भी मंगाना है मंगा लीजिए, खिलौने मंगाने हैं चाइना से मंगाइए। तो अब यहाँ पे निर्णय लेने की जो पावर थी उदारीकरण के बाद में वो आ चुकी है व्यवसायियों में। ठीक है, सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इससे उसे अधिक उदार कहा जाता है। सो उदारीकरण जो करेगा वो उदार कहलाएगा। यानी कि हम ये कहें सरल शब्दों में, जो भी व्यापार को प्रभावित करने वाले, कौन से व्यापार को, विदेशी व्यापार को, आयात हो निर्यात हो, इनको प्रभावित करने वाला जो अवरोधक था उसे हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम विचार करते हैं कुछ प्रश्नों पे। देखिए, विदेश व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विदेश व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? भाई जाहिर सी बात है, जब आयात निर्यात का निर्णय व्यवसायियों के पास में आ जाता है, व्यापार के जो प्रतिबंध हैं या अवरोध हैं उन्हें हटा लिया जाता है, तो इसे हम सरल शब्दों में कहते हैं कि ये उदारीकरण की प्रक्रिया है। तो चलिए आंसर कैसे राइट करेंगे। देखिए, उदारीकरण का अर्थ है विदेश व्यापार अर्थात आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। बिल्कुल सरल शब्दों में है ये परिभाषा। उदारीकरण का अर्थ है चाहे वो आयात निर्यात हो, विदेशी व्यापार हो, उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, अवरोध लगाए गए हैं, उनको हटा लेना ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा उदारीकरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आयात पर कर एक प्रकार का व्यापार अवरोधक है। सरकार आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या भी सीमित कर सकती है। इसे कोटा कहते हैं। भाई कोटा मतलब कि कितना कोटा, कौन सी वस्तु का कितना कोटा यहाँ आयात होगा, ये सब चीजें डिस्कस कौन कर रहा है, सरकार कर सकती है, पावर है। क्या आप चीन के खिलौनों के उदाहरण से व्याख्या कर सकते हैं कि व्यापार अवरोधक के रूप में कोटा का प्रयोग कैसे किया जा सकता है? आपके विचार से क्या इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, चर्चा करें। तो बच्चों देखो, कोटा शब्द का जो मेन टारगेट है या मतलब है वो ये है कि कितनी मात्रा में वस्तुएं आयात होंगी। जैसे खिलौनों की हम बात करें, एग्जाम्पल चाइना वाला ही लेना ना, तो अगर हम खिलौनों की बात करते हैं तो सरकार ने ये निर्धारित किया कि इतने अमाउंट के खिलौने, जैसे हमने देखा 1000 करोड़ के एक वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए के जो खिलौने हैं चाइना से वो आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ क्या है, ये कोटा निर्धारित कर दिया हमने। भाई चाइना का जो खिलौनों का प्रोडक्शन है वो इंडिया में कितना आएगा, 1000 करोड़ रुपीज़ का ओनली, एक हमारे जो इकोनॉमिकल ईयर है उसमें। ठीक है, तो इसे कोटा कहते हैं। तो आप क्या ये समझते हैं कि प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए, कैसे कर सकते हैं? भाई जाहिर सी बात है, इसका पहले तो प्रॉफिट समझो। कोटा अगर हमने लगा दिया तो इससे ये मूव होगा, उपभोक्ताओं को वैरायटीज भी मिलेंगी, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी मौका मिलेगा अपनी वैरायटीज को इनसे कंपेयर करने का, इनसे प्रतिस्पर्धा करने का, इसलिए कोटा लगाना काफी अच्छा होता है। तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके आंसर पे। देखिए, कोटा के तहत दूसरों देशों से आयातित सामान की मात्रा सरकार तय कर सकती है। यदि भारत सरकार आयातित खिलौनों की मात्रा तय कर दे तो चीनी खिलौनों की आपूर्ति कम होगी और भारतीय खिलौनों की मांग और बिक्री में वृद्धि होगी। आ गया ना यहाँ के स्थानीय जो उत्पादक हैं उनके लाभ की बात, जिससे भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए सरकार को आयातित वस्तुओं का कोटा निश्चित करना चाहिए। सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोटा एक ऐसा फॉर्मूला है जिसके तहत हम आयात को निर्धारित कर सकते हैं ताकि हमारे जो स्थानीय उत्पादक हैं उन्हें भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने का और रोजगार की जो उपलब्धता है उसे बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से वो है विश्व व्यापार संगठन। भाई क्यों बनाया गया, कब स्टेबल हुआ, क्या कारण थे, ये क्या काम करता है। यानी कि हमें जब किसी भी संस्थान के बारे में पढ़ना होता है बच्चों, हम नेक्स्ट चैप्टर में भी कई सारे संस्थान देखेंगे, उनके बारे में भी जब हम पढ़ेंगे तो किसी भी संस्थान के लिए आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कब बना, क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य हैं, कौन कौन सदस्य हो सकते हैं और ये क्या काम कर रहा है, ये सब चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। WTO
WTO यानी विश्व व्यापार संगठन। तो देखिए बच्चों, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 1995 को यह स्टैबल किया गया। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और ध्येय यानी इसका जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदारीकरण, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगे हुए जो अवरोधक हैं उन्हें कम करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, उसका उदारीकरण करना किसका मुख्य उद्देश्य है? हमारे WTO का। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की अगर हम बात करें तो यह एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। ठीक है, पहला पॉइंट, विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। तो आप ये समझ पा रहे हैं, इसको स्टेबल कराने में जो पहल की है वो किन देशों ने की है? विकसित देशों ने। भाई ऐसा क्यों हुआ? विचार आया ना, विकसित देशों ने ये रुझान क्यों लिया, स्टार्टिंग क्यों करनी चाहिए कि एक ऐसा संस्थान होना चाहिए जो विश्व व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाए। प्रश्न आना लाजमी है। तो देखो क्या हुआ, विकसित देश थे, वहां पर जब हम बात करते हैं सेक्टर्स की तो हमारा प्राथमिक सेक्टर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा द्वितीयक और तृतीयक जो सेक्टर्स हैं वो मूव करते हैं। यानी वहां पर हम कह सकते हैं औद्योगिक जो रुझान है या औद्योगिकरण है वो मूव कर रहा है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं सेवा क्षेत्र मूव कर रहा है। तो इन दोनों के कारण हम ये देखेंगे भाई उद्योग तो वहां हो गया, औद्योगिकरण तो स्टार्ट हो गया, वस्तुएं बन रही हैं, अरे खपत भी तो करानी होगी ना, अपनी पॉपुलेशन को तो हम दे पा रहे हैं, पर जब तक हम इसे वर्ल्ड लेवल पर नहीं देंगे तब तक व्यापारियों को क्या फायदा होगा। ठीक है, तो यहां इन देशों ने देखा कि हमारे प्रोडक्शन अच्छे चल रहे हैं, हम कई सारी ऐसी उत्पादित वस्तुएं बना रहे हैं जो कई सारे अविकसित या विकासशील देश हैं उनके पास है ही नहीं। तो अगर हमारा ये प्रोडक्ट वहां पहुंचता है तो हमें मुनाफा होगा। भाई देख लो, कोई नई चीज आई है मार्केट में, ठीक है, कोई नया सा प्रोडक्ट आया है तो आप समझ सकते हो उसकी कीमतें हाई होती हैं और उसको खरीदने वाले भी ज्यादा से ज्यादा इच्छुक होते हैं। नई चीज तो सबको पसंद होती है। तो उसी प्रकार विकसित देशों ने यह पहल की कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए जो व्यापार को उदार बनाए। किस व्यापार को? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को। तो विकसित देशों की पहल पर इसे शुरू किया गया और ये क्या कार्य करता है? ये व्यापार संबंधित नियम बनाता है और ये देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। बच्चों साथ ही साथ देखिए, अब हमें यह भी पता होना चाहिए विश्व के लगभग 160 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हो कि 160 देश ऐसे हैं जहां पर व्यापार अवरोधकों को हटा दिया गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है, हमारा विश्व व्यापार संगठन है, उसके नियमों का पालन करते हैं। बच्चों, यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, यानी व्यापार को अवरोधकों से हटा रहा है, सभी देशों में यह सुविधा दी गई है, परंतु व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। भाई एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल भी देखेंगे हम इस चीज को लेकर के, कैसे विकसित देश किसी भी सेक्टर को प्रभावित कर सकते हैं, कैसे विकसित देश पूरी इकोनॉमी को मूव करा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं जैसा कि हमने देखा था निवेशक पूरी दुनिया से खेल रहे थे, वैसे ही हम ये देखेंगे कि जो हमारे विकसित देश हैं वो कैसे अनुचित ढंग से जो व्यापार अवरोधक हैं उनको बरकरार रखे हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। दूसरी ओर विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधकों को हटाने के लिए विवश कर दिया। भाई जो जितने भी विकासशील देश हैं वो WTO के कारण जो अपने अवरोधक थे उनको हटा चुके हैं। इसका एक उदाहरण कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है, और ये बहस तो पॉपुलर है, आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखी होगी, कई बार सुना भी होगा समाचार में। ये ऐसा है कि जो अमेरिका है वहाँ पर जो कृषि की जाती है उस पर किसानों को एडिशनल मनी दी जाती है, अलग से सपोर्ट दिया जाता है। अब इस सपोर्ट का फ़र्क क्या पड़ता है ये हम उदाहरण को विस्तार से समझ करके देखते हैं। तो देखिए बच्चों, व्यापार व्यवहारों पर वाद विवाद, यानी ये वो बहस है जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ लेने वाले हैं। तो देखिए, भारत में अधिकांश रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद, यानी अगर हम GDP की बात करते हैं तो इसका महत्वपूर्ण भाग हमारे कृषि क्षेत्र से आता है। बिल्कुल आता है जी। हमने ये देखा था प्राथमिक सेक्टर हमारी मतलब कहें GDP का मूल आधार बना हुआ है।
इसकी तुलना में अगर हम बात करें विकसित देशों जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां का जो जीडीपी है वहां कृषि का हिस्सा मात्र 1% और कुल रोजगार में केवल आधा प्रतिशत है। और आप अपने इंडिया की बात कर लीजिए, जीडीपी में लगभग 40% तक का हिस्सा ये देता है। और जैसा कि हमने देखा था 70 से हमारी 71% पॉपुलेशन इसमें वर्क करती है, चाहे वो छिपी बेरोजगारी में काम कर रही है, प्रचंड बेरोजगारी हो रही है, पर इतना रोजगार तो इंक्लूड व्यक्ति तो इतने यहाँ है ही है। चाहे एक परिवार में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता कृषि में है, फिर भी पूरा परिवार लगा हुआ है, तो भी ये आंकड़े इतने ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप कल्पना कर सकते हो जहां कृषि की हम बात करें तो विकसित देशों में जहां हमने अमेरिका की तुलना की तो जीडीपी में कृषि का हिस्सा मात्र 1% है और रोजगार में केवल आधा प्रतिशत है। और इंडिया की बात करते हैं, आंकड़े आपके सामने। बच्चों अब देखिए यहां स्थिति क्या होने वाली है। फिर भी अमेरिका के कृषि क्षेत्र में कार्यरत इतने कम प्रतिशत लोग भी अमेरिकी सरकार से उत्पादन और दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए बहुत अधिक धनराशि प्राप्त करते हैं। भाई देखो, उनको सामने से पैसा मिल रहा है, किसानों को आप समझ पा रहे हैं ना। तो इस भारी धनराशि के कारण होने क्या वाला है, इस भारी धनराशि के कारण अमेरिकी किसान अपने कृषि उत्पादों को असाधारण रूप से कम कीमत पर बेच सकते हैं। अरे भाई मैंने कपास ये देखिए यहाँ कपास का एग्जांपल है, ये मैंने उत्पादित की है। ठीक है, अब मैं अमेरिका से बिलोंग कर रहा हूँ। अब ये समझ लीजिए आप फॉर एग्जांपल 5 रुपीज़ का कॉस्ट आ रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मुझे सब्सिडीज़ वगैरह अलॉट करा रही है, एक भारी धनराशि दे रही है, तो मेरा जो कॉस्ट है वो नील हो गया, ज़ीरो हो गया। मेरी लागत मुझे गवर्नमेंट से मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है जो क्षेत्रक हमारे पिछड़े हुए क्षेत्रक हैं हम उन्हें मूव कराएं, हमें विकसित ही रहना है, हमें कहें कि एक वर्ल्ड पावर बनना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये इनके जो अन्य क्षेत्रक हैं, जो गौण क्षेत्रक हैं, उन्हें तो मूव कराते ही हैं, उसके अलावा जो अन्य क्षेत्रक हैं उन्हें भी मूव कराएंगे। तो यहाँ पे अब मेरी जो लागत है वो ज़ीरो हो गई। अब मैं इस कपास को 3 रुपए में बेचूं, मुझे कहाँ नुकसान, 2 में बेचूं, 4 में बेचूं, जबकि यही कपास अगर सेम लागत पर इंडिया में उत्पन्न हो रही है 5 रुपए में, तो वो किसान इसे 5 या 5 से कम में नहीं बेच सकता, क्योंकि उतनी तो उसकी लागत है, वो इसे 6 में बेचेगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, एक तरफ 3 में मिल रही है, एक तरफ 6 में मिल रही है, कौन से में प्रॉफिट होगा, हमें कौन सा हम खरीदना पसंद करेंगे? मेड इन इंडिया ऐसा कुछ नहीं, यहाँ केवल जो व्यापार होता है वो लाभ पर डिपेंड होता है, प्रॉफिट पर होता है, तो जाहिर सी बात है हम 3 रुपए वाली खरीदेंगे। तो इसी कारण हम ये देख रहे हैं कि असाधारण रूप से कम कीमतों पर ये किसान अपने उत्पाद को बेच पाते हैं। बच्चों साथ ही साथ देखिए, अधिशेष कृषि उत्पादों को दूसरे देशों के बाजारों में कम कीमत पर बेचा जाता है, जो इन देशों के कृषकों को बुरी तरह प्रभावित करता है। 3 रुपए और 6 रुपए वाला एग्जाम्पल दिख रहा है ना सीधा सीधा यहाँ। यही कारण है कि विकासशील देश विकसित देशों की सरकारों से सवाल कर रहे हैं कि हमने विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार व्यापार अवरोधकों को कम कर दिया, लेकिन आप लोगों ने विश्व व्यापार संगठन के नियमों को नजरअंदाज कर दिया और अपने किसानों को भारी धनराशि देना बरकरार रखा है। तो अगर आप ये राशि देते जाएंगे तो हमारे जो उत्पाद हैं वो तो पिटते ही जाएंगे, बाजार में स्टेबल नहीं हो सकते। बच्चों साथ ही साथ देखिए, आप लोगों ने हमारी सरकारों को अपने किसानों की सहायता बंद करने को कहा, परंतु आप स्वयं यही काम कर रहे हैं। क्या यह मुक्त और न्याय संगत व्यापार है? ये प्रश्न हमारे सामने निकल करके आता है। बताइए बच्चों, क्या ये मुक्त व्यापार का उदाहरण है? क्या ये WTO के नियमों का पालन है? नहीं है ना। तो यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि जो विकसित देश है वो अगर हम कहें व्यवहारिक रूप में WTO का जो मतलब नियम कायदे कानून है मुक्त व्यापार को लेकर के, अवरोधकों को हटाने को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों पर हम डिस्कस करें। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। विश्व व्यापार संगठन देशों की पहल पर शुरू हुआ था। भाई किन देशों की पहल पर हुआ था? ये विकसित देशों की पहल पर हुआ था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं विकसित देशों की
पहल पर शुरू किया गया। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसे क्या बनाना है, उसे उदार बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पूरी लाइन हम मेंशन कर सकते हैं कि जो विश्व व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसे उदार बनाना है। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए से संबंधित नियम बनाता है। किससे संबंधित नियम बनाता है भाई? वो विश्व व्यापार से संबंधित, या हम कहें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित। ठीक है, चलिए अगली लाइन क्या कह रहा है, अगला सेंटेंस कहता है और देखता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ये चीज हम यहां मेंशन करेंगे। व्यवहार में देशों के बीच व्यापार नहीं है, यानी कि हम ये कह सकते हैं व्यवहार में देशों के बीच में जो व्यापार के नियम वगैरह हैं वो आज लागू नहीं है। कैसे नहीं है? इसका उदाहरण हमने देख लिया अमेरिका के किसान और भारतीय किसानों की तुलना करके। विकासशील देश जैसे भारत ये क्या कर रहे हैं? नियमों का पालन कर रहे हैं, जबकि अधिकांश स्थितियों में विकसित देशों ने अपने उत्पादकों को संरक्षण देना जारी रखा है। अरे एडिशनल मनी दिए जा रहे हैं कि आप मार्केट में स्टेबल रहो, अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसे हम ही मूव कराएंगे, हमारे अंडर वर्क करनी चाहिए। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि WTO जैसे संगठन बनाए जाने चाहिए थे। ठीक है, जरूरी था, क्योंकि इसने विश्व व्यापार का जो अवरोधक है उन्हें कम किया है, परंतु जो नियमों का पालन कराने वाली बात है वो ये पूरी तरह इस पर खरा नहीं उतर पा रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न पर विचार किया जाए। आपके विचार से विभिन्न देशों के बीच अधिकाधिक न्याय संगत व्यापार के लिए क्या किया जा सकता है? भाई सीधी सीधी बात है, अगर न्याय संगत शब्द का हमने यहाँ उपयोग किया है तो जाहिर सी बात है नियम कायदे कानून तो बना दिए गए, परंतु ऐसी संस्थान भी होनी चाहिए जो ऑब्जर्व करे कि नियमों का पालन अच्छी तरह हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, देशों के बीच व्यापार को निष्पक्ष बनाने के लिए सभी राष्ट्रों को निर्यात और आयात से प्रतिबंध हटा देने चाहिए। चलो ये तो हो गई बात। विश्व व्यापार संगठन को सभी राष्ट्रों के समानता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, यानी नियम बन गए तो सभी के लिए होंगे नियम, जो भी नियम होंगे पालन सभी को करना है, चाहे वो हमारे विकासशील देश हों चाहे वो हमारे विकसित देश हों। तो देखा बच्चों कैसे हमने आज की जो हमारी क्लास थी इसमें ये समझ बनाई कि जो उदारीकरण है उसका क्या रोल होता है विश्व व्यापार या हम ये कहें विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश को लेकर के। उदारीकरण शब्द होता क्या है, इसकी परिभाषा को हमने समझ लिया। हमने ये भी देखा कि वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए जो संस्थान बनाई गई थी विकसित देशों की पहल पर, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं, इसके ढांचे को लेकर के भी हमने अच्छे से समझ बना ली और इसमें कौन कौन सी खामियां हमें नजर आई उनको भी हमने विद द एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में सभी रिलेटेड टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।